स्वामी और आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे ज्वार भाटे के बारे में। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में मैं आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं और उनसे जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत ही इजी है। और तो इसमें अपन देखते हैं कि ज्वार भाटा जो है वो किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही होता है, मतलब हमारे माइंड में, कि ज्वार भाटा है वो क्या होता है। और ये महत्वपूर्ण है, विशेष करके फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट हैं, एमए प्रीवियस हैं, उनके लिए काफ़ी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको अच्छे से देखें। तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण जब समुद्र का जो जल होता है उसका ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के प्रभाव से क्या होता है, जब महासागरीय जल जो है वो ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जो जल जब वापस नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहा जाता है। और इससे संबंधित जो ट्विस्ट को जो है ज्वारीय रिंगटोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो समुद्र में जो ज्वार भाटा होता है वो उसका महत्व जो होता है ना सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके कारण सागर के जो तल से लेकर सागर तलीय तट तक का जो जल है वो प्रवाहित होता है। यानी इसमें लगभग समुद्र का लगभग जल जो है वो प्रवाहित होता है। यानी अधिकांश, जैसे लहरों की बात करें तो लहरें जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहराई में नहीं चलती हैं, जबकि ज्वार भाटा की जो तरंगें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाती हैं। आगे अगर अपन देखें तो जल जो होता है सागर का वो ऊपर उठकर आगे जो बढ़ता है तो ज्वार, तथा उसी स्तर में जो है गिरावट आती है या स्तर नीचे जाता है तो उसी जल स्तर को जो है उच्च ज्वार कहते हैं। जबकि जल के नीचे गिरने या पीछे हटने को उस समय बने जल के जो जल स्तर है उसको निम्न ज्वार कहते हैं। ठीक है, या भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका। अब अपन बात करते हैं ज्वार की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ज्वार की उत्पत्ति है वो ज्वार भाटा जो है ना आसानी से जो है समझा जा सकता है। पृथ्वी के जो महासागरीय जल हैं उनमें ज्वार की उत्पत्ति है वो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से, या आप गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोल सकते हैं, ज्वारीय शक्ति बोल सकते हैं, या आकर्षण शक्ति बोल सकते हैं। अगर अपन बात करें पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,800 किलोमीटर है, जिसमें पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र की तुलना में चंद्रमा से अधिक निकट है। तो पृथ्वी की अगर अपन बात करें तो पृथ्वी जो है उसका व्यास है वो लगभग 12,800, ये पूरा जो है वो नहीं, ये 12,700 कुछ है। ठीक है, तो लगभग 800 आप इसको बोल सकते हो, लेकिन ये पूरा जो है 12,800 नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसका एक और जो है वीडियो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो पृथ्वी की जो सतह है उसकी तुलना में जो केंद्र है वो चंद्रमा के बहुत ज़्यादा निकट होता है। चंद्रमा के सामने वाले हिस्से पर जो है चंद्रमा का आकर्षण जो है वो ज़्यादा होता है, या प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ता है, और उसके पीछे वाले हिस्से पर प्रभाव जो है वो कम पड़ता है। ठीक है, यानी जो भाग चंद्रमा के सामने रहेगा वहाँ पर जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है वो ज़्यादा कार्य करेगी और पीछे वाले भाग में कम करेगी। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे जो पृथ्वी का पार्ट जो है वो सूर्य के सामने होता है तो वहाँ दिन होता है, और जो पीछे होता है वहाँ रात होती है। तो ठीक वैसा ही है, जो चंद्रमा के सामने रहेगा वो भाग जो है ज़्यादा आकर्षित होगा, या उस पर आकर्षण शक्ति है ज़्यादा लगेगी, और जो पीछे रहेगा उस पर आकर्षण शक्ति कम होगी। तो इस हिसाब से जो आपका ये है। और आगे अगर अपन इसमें देखें तो अपन बात करें तो चंद्रमा के सामने वाला हिस्सा जो ये आपको मैं बता दिया, जिस कारण चंद्रमा के सामने पृथ्वी का जो जल है वो ऊपर उठता है, जिसके कारण ज्वार के जो है कहते हैं। यानी चंद्रमा के सामने रहेगा तो वहाँ जो जल है वो ऊपर उठेगा, जिसके कारण जो ज्वार के अधिकार जो है वो होता है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि ज्वार की उत्पत्ति है वो होती है। इसके कारण जो है क्या होता है कि 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार जो है ज्वार और 2 भाटा आते हैं। यानी पृथ्वी पर हर एक 24 घंटे में, ठीक है, यानी एक दिन में आप ले लेते हैं 24 घंटे की अगर आप छोड़ें तो एक दिन में 2 ज्वार आते हैं और 2 ही भाटे आते हैं। वैसे ही जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो दोनों की आकर्षण शक्ति है परस्परम एक साथ कार्य करती है। तो ये तो थी, लेकिन सूर्य और चंद्रमा एक
ही स्थिति में हो, यानी एक सरल रेखा में हो, तो ऐसे में सूर्य और चंद्रमा का जो बल है वो संयुक्त रूप से कार्य करता है। ठीक है, और जो है संयुक्त रूप से कार्य करने के कारण जो ज्वार आएगा वो ज्वार बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का बल एक साथ लग रहा है। और ये जो स्थिति होती है यानी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, देखिए आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखो ये आपका जैसे हो गया सन, ठीक है, ये आपका हो गया मून, और ये आपकी हो गई पृथ्वी। अब ये तीनों क्या है, एक सरल रेखा में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि अब सूर्य और जो चंद्रमा है इनका जो बल है वो पृथ्वी पर लगेगा, तो संयुक्त बल लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है क्या आता है, उच्च ज्वार आता है, उच्च ज्वार। ठीक है, तो उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है, और ये जो स्थिति है इन तीनों की, ये क्या कहलाती है, सिजिगी कहलाती है। ठीक है, तो इसको सिजिगी जो है वो कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये रहता है, और ये स्थिति है वो पूर्णिमा को और अमावस्या के दिन जो है वो बनती है, यानी उच्च ज्वार की स्थिति है। या उच्च ज्वार कब आता है, तो कब आएगा, पूर्णिमा को और अमावस्या को आएगा। या सिजिगी की स्थिति कब होती है, तो पूर्णिमा और अमावस्या को होती है। इसके अलावा जब आप देखें कि सूर्य और पृथ्वी है वो और चंद्रमा तीनों क्या होते हैं, समकोण पे होते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे से अकेले काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो ये स्थिति है इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारी हो गई अर्थ, ठीक है, और यहाँ पर हो गया मून। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो गया सन। तो ये जो स्थिति है वो कैसी स्थिति बन गई, समकोण की। ठीक है, ये समकोण की स्थिति जो है बन गई। ठीक है, ये समकोणीय है, तो समकोण की स्थिति है वो कब बनती है, जब सूर्य चंद्रमा, अब देखो यहाँ पर ये सूर्य इधर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों मिलकर समकोण की रचना करेंगे। ठीक है, तो ये स्थिति जो है आपकी जो है प्रत्येक महीने की जो है कृष्ण और शुक्ल पक्ष जो आपका रहेगा उसमें जो है ये स्थिति जो है बनती है, और ये हमेशा सप्तमी को बनती है। ठीक है, कब बनती है, सप्तमी को ये स्थिति रहती है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो समकोण पे होते हैं। तो और उस दिन जो आने वाला ज्वार होता है वो लघु ज्वार होता है। ठीक है, या उसको छोटा ज्वार या निम्न ज्वार भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अपन देखें कि उच्च ज्वार क्या होता है, सामान्य ज्वार और निम्न ज्वार, तो तीन हो गए। तो सामान्य ज्वार क्या होता है, जो अमूमन आता है। ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो ज्वार आएगा वो सामान्य ज्वार से 20% अधिक होगा। ठीक है, तो यानी 20% ज़्यादा बड़ा होगा, या आप कह सकते हो कि पानी जो ऊपर उठेगा वो 20% ज़्यादा उठेगा, तो उसे क्या कहेंगे, उच्च ज्वार कहेंगे। निम्न ज्वार की बात करें तो ये सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है, या 20% जो है इसका प्रभाव या जो है नीचा होता है, या इसका प्रभाव कम होता है 20% सामान्य ज्वार से, तो उसे निम्न ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार की स्थिति है वो अमावस्या और पूर्णिमा को बनती है, और जो आपकी निम्न ज्वार की स्थिति है वो हर एक महीने में जो है जो सप्तमी आती है उस सप्तमी को जो है ये स्थिति जो है वो रहती है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों। अब इसके बाद में बात करें अपन ज्वार के समय की, तो ज्वार जो होता है उसके प्रत्येक स्थान पर जो है सामान्य तौर से दिन में 2 बार ज्वार जो है वो आते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करें तो पृथ्वी है वो लगभग 24 घंटे में अपना एक चक्कर जो है पूरा कर लेती है, जिसके कारण प्रत्येक जो स्थान है वो 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक दिन में 2 ज्वार आते हैं तो ज्वारों के बीच का जो अंतराल है वो लगभग 12 घंटे होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। जो ज्वार आएगा वो 26 मिनट लेट आएगा। ठीक है, यानी 12 घंटे 26 मिनट पे आएगा। तो 12 घंटे 26 मिनट पे कैसे आएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है उसका तो जो एक चक्कर है वो 24 घंटे में ही पूरा हो जाता है। ठीक है, और अगर इनको जोड़ा जाए तो ये लगभग आपके होंगे भाई 24 घंटे 52 मिनट होते हैं। तो
ऐसे के। तो इसके लिए अब क्या है कि पृथ्वी के क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो अपना धुंधलापन अस्पष्ट छायादार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि चंद्रमा जो है वो धुंधलापन या अस्पष्टता जो है छायादार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पश्चिम पृथ्वी की बात करें तो पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है, जिससे ज्वार केंद्र के पूरब से पश्चिम की ओर आते हैं, ठीक है। तो ज्वार जो है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं, क्योंकि ये जो है पृथ्वी की जो गति है उसके कारण। इसके अलावा जॉइंट सेंटर ने जब अपना एक पूरा चक्कर करके देखा तो चंद्रमा उसके आगे निकल गया, क्योंकि वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। तो अब ये 52 मिनट का जो अंतराल है वो 52 मिनट का अंतराल कैसे है, तो इसमें देखो चंद्रमा और जो स्थान पृथ्वी के सामने है अभी, तो अगर ये वापस चंद्रमा के सामने ये स्थान आएगा तब क्या होगा, 24 घंटे 52 मिनट लगेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए चंद्रमा जो है वो आगे बढ़ जाता है और इसके कारण जो है 52 मिनट जो है वो लेट होता है। इसलिए दो ज्वारों के बीच में आने वाला जो समय है वो कितने का होता है, 26 मिनट जो है लेट इसमें है वो ज्वार आता है, यानी 12 घंटे 26 मिनट लगेंगे दूसरा ज्वार आने में। इससे जो है जोयर जो सेंटर चंद्रमा है उसके नीचे पहुंचने में लगभग 52 मिनट का समय लगता है। इसी तरह ज्वाइंट सेंटर को चंद्रमा के सामने आने पर 24 घंटे 52 मिनट लगते हैं, इससे जो ज्वार आने में है 26 मिनट की देरी हो जाती है, ठीक है। तो यही कारण है जिसकी वजह से जो है भाग जो है वो देखो, जैसे मान लो ये आपके पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। अब यहाँ पर जैसे मान लो ये स्थान है, ठीक है, ये स्थान है, अब यहाँ पर ये अभी है, लेकिन अब ये जब ये घूम के पृथ्वी वापस ये स्थान यहाँ आएगा तो चंद्रमा की स्थिति जो है वो यहाँ ना होकर चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, चंद्रमा यहाँ आ जाएगा। अब चंद्रमा के सामने भाग ये है, अब ये भाग यहाँ पहुँचेगा, तो अब ये जो बीच का जो है इसमें समय कितना लग जाएगा, 52 मिनट का, ठीक है। तो 52 मिनट, तो 52 मिनट की वजह से जो ये स्थिति है वो उत्पन्न होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ज्वार आएगा, ठीक है, वो दो ज्वारों के बीच में समय कितना होगा, 12 घंटे 26 मिनट जो है वो समय लगेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें ज्वारों के प्रकार, जैन ज्वार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो निम्नलिखित जो ज्वार हैं वो आपके सामने है। तो पहला आपका आता है दीर्घ ज्वार, या इसको वसंत ज्वार भी कहते हैं। ये जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं तो ऐसी स्थिति के कारण जो है चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उच्च ज्वार आता है, और इस ज्वार की गति जो है सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। वसंत ऋतु का वसंत ज्वार से होने वाला ज्वार से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो अपन यहाँ बात करें कि जो वसंत ऋतु का वसंत ज्वार से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब ऐसा भी आप सोच सकते हो कि भाई वसंत में आने वाले ज्वारों को, वसंत ऋतु में आने वाले ज्वारों को वसंत ज्वार कहा जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार है, इसी को ही क्या कहा जाता है, वसंत जो है वो कहा जाता है, और ये सामान्य ज्वार जो होता है उससे 20% अधिक होता है। इस तरह के जो दीर्घ ज्वार हैं वो महीने में 2 बार आते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा को आते हैं, और इनका समय जो है वो निश्चित होता है, और इसे किंग टाइड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो किंग टाइड किसको कहा जाता है, दीर्घ ज्वार को या उच्च ज्वार को जो है किंग टाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे का आप दूसरे ज्वार अपन देखते हैं, तो दूसरा ज्वार आपका है लघु ज्वार। लघु ज्वार है, ये वसंत ज्वार के 7 दिन बाद आता है। तो हर उच्च ज्वार के 7 दिन बाद में ये ज्वार आता है, और इसमें प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को जो है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जो है वो समकोण बनाते हैं। इससे क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण जो शक्ति है वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है, जिससे सामान्य ज्वार से भी नीचा ज्वार जो है वो आता है, और उसे लघु ज्वार कहा जाता है। ये 20% कम होता है भाई, लघु ज्वार है वो सामान्य ज्वार से 20% कम होता है, ठीक है। और
ये आने का कारण क्या है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा है वो समकोण पे होते हैं, दोनों की शक्तियाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इस वजह से ये स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। इस ज्वार और भाटे की ऊंचाई में जो है ऊंचाई का अंतर बहुत कम होता है, और ये मैंने आपको 20% वाला आपको बता दिया। अपन चलते हैं तीसरे की ओर। तो तीसरा आपका है आयनवर्ती ज्वार या ग्राहक ज्वार। ये जो ज्वार जो होता है वो चंद्रमा का उत्तर की ओर जब ज़बरदस्त उछाल होता है तो चंद्रमा की जो किरणें वो कर्क रेखा के पास होने के कारण बनती हैं, जिससे कारण उच्च ज्वार प्रकट होते हैं। ये स्थिति महीने में 2 बार होती है। इन असंबंध जो है कर्क तथा मकर रेखा के पास आने वाले ज्वारों को आयनवर्ती ज्वार जो है वो कहते हैं। यहाँ पर ये भैया शब्द जो है वो ज्वार शब्द है, ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, आयनवर्ती ज्वार कहते हैं। तो ये महीने में 2 बार आते हैं। कब आते हैं? जब चंद्रमा जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा पर होता है, तब ये स्थिति बनती है। प्रत्येक महीने में जो है चंद्रमा की जो पराबैंगनी रेखा पर जो है विवाह होता है, जिसके कारण बीच में अंतर नहीं होता है। इनमें से 2 उच्च ज्वार की लंबाई और 2 एक ज्वार की ऊंचाई समान होती है, इसे क्षेत्रीय ज्वार कहते हैं, ठीक है। तो आपको आ गया आयनवर्ती है वो कर्क रेखा और मकर रेखा पे आने वाले ज्वार होते हैं, और ये कब आते हैं? जब चंद्रमा की जो स्थिति है वो कर्क रेखा या मकर रेखा पर हो, तो उस कंडीशन में ये आते हैं। इसके अलावा जो बाकी का मैटर है वो आपको जो है इतना ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। दैनिक ज्वार की बात करें तो किसी एक स्थान पर एक दिन में आने वाले जो ज्वार और भाटा होता है उसको दैनिक ज्वार भाटा कहा जाता है। यानी किसी भी स्थान पर एक दिन में आने वाला एक ज्वार और एक भाटा दैनिक ज्वार भाटा कहलाता है, और यह जो है प्रतिदिन 52 मिनट देरी से आता है। इसी तरह ज्वार मून के बजने के कारण होता है। तो ऐसा जो है ज्वार मून की वजह से ये स्थिति है जो उत्पन्न होती है। तो दैनिक ज्वार क्या होता है? एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा जो आता है वह दैनिक ज्वार भाटा कहलाता है। ये 52 मिनट देरी से आता है, और किस वजह से आता है? ज्वार मून की वजह से आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नंबर 5, अर्ध दैनिक ज्वार। किसी स्थान पर प्रतिदिन 2 बार ज्वार आने पर ज्वार को जो है अर्ध दैनिक ज्वार कहा जाता है। तो ये दैनिक ज्वार की तरह ही है, ठीक है। वहाँ पर एक दिन में एक आएगा, यहाँ पर एक दिन में 2 आते हैं, इसलिए इसको अर्ध दैनिक कहते हैं। और इनके बीच का जो अंतराल होता है वो कितना होता है? 24 घंटे 26 मिनट का इनके बीच में अंतराल होता है। 2 ज्वारों के बीच की ऊंचाई और दोनों भाटों की जो नीचाई है वो समान होती है, ठीक है। यानी जो आपके 2 ज्वार आएंगे उनकी ऊंचाई और जो 2 भाटे आएंगे उनकी नीचाई लगभग क्या होती है? समान होती है, एक जैसी होती है। उसके बाद में आता है मिश्री ज्वार। किसी स्थान पर आने वाला जो है असमान और अर्ध दैनिक ज्वार जो है मिश्री ज्वार कहलाता है। तो किसी समय असमान और अर्ध दैनिक ज्वार जो है वो एक साथ आते हैं तो उन्हें मिश्रित कहा जाता है। मतलब ये होता है कि दिन में 2 बार ज्वार जो है होते हैं, लेकिन एक ज्वार की उत्तेजना दूसरे ज्वार की तुलना में कम और एक भाटा की ऊंचाई दूसरे भाटा की तुलना में कम होती है, ठीक है। तो उसे मिश्रित ज्वार जो है वो कहा जाता है। अब अपन देखते हैं ज्वार भाटा का प्रभाव क्या है। तो ज्वार भाटा जो है, देखो यहाँ पर भी थोड़ी सी जो है मिस्टेक हुई है, ये जुवी नहीं है, ये भाई जवारी है, ठीक है। थोड़ी बहुत देखो मिस्टेक हो जाती है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से हिंदी टाइपिंग जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से ये स्थिति जो है वो हो जाती है। तो ये आपका क्या है? ज्वार शब्द ही है, ठीक है। तो ज्वार भाटा जो होता है उसकी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, यानी लाभ भी है और हानि है, दोनों ही स्थिति जो है वो बनती हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन सी इसमें जो है लाभ है, कौन कौन सी हानि है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे ज्वार भाटे के लाभ की, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। राजीव सर जियोग्राफी वाले, और इंस्टाग्राम पे भी जो है आप जियोग्राफिकल फैक्ट 23 जो है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, जब YouTube आप सब्सक्राइब करते हो तो उसके पास बेल आइकन होता है, तो उसको ज़रूर दबाएं। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर वीडियो डाला जाएगा, नया वीडियो अगर डाला जाएगा चैनल पे, तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है, वरना वो आपको पता नहीं चलता, जिसकी वजह से आप मिस भी कर सकते हो। तो चलिए अपन बात करते हैं ज्वार भाटे के लाभ की। तो ज्वार भाटे का जो लाभ है वो कौन सा है? कभी कभी क्या होता है, किसी स्थान पर स्थित जहाज जो है आसानी से
ने तक जो है मतलब नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन ज्वार आने से जल की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि जहाज़ जो है आसानी से जो है अपने उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां उनको पहुंचना होता है। तो ये इसका फ़ायदा। दूसरा है, इस प्रकार का जो ज्वार भाटे हैं उनके कारण जो है हुगली है या टेमस नदी है वो कोलकाता और लंदन जो बंदरगाह हैं महत्वपूर्ण बांध बन जाते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो है बांध का कार्य भी वो कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा मछली पकड़ने वाले नाविक ज्वार के साथ खुले समुद्र में मछली पकड़ते हैं और भाटे के साथ सुरक्षित तट पर लौटाते हैं, तो इसका भी ये भी बेनिफिट है। इसके अलावा विद्युत उत्पादन के स्रोत के रूप में ज्वारीय बल का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए फ्रांस और जापान में कुछ ऐसे विद्युत केंद्र हैं जो विद्युतीय विद्युत में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है जो ज्वार जब आता है तो उसकी जो लहरें होती हैं उनकी स्पीड से जो है बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, यानी विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये भी एक और लाभ हो गया। इसके अलावा ज्वार भाटे की जो वापसी लहरें हैं वो समुद्र तट पर बसे नगरों की पूरी गंदगी को साफ कर देती हैं, ठीक है। यानी जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र के किनारे जितनी भी चीज़ें होती हैं या गंदगी होती हैं उनको क्या है अपने साथ बहाकर समुद्र में ले जाती हैं और तट जो होता है उसको बिल्कुल साफ कर देती हैं। इसके अलावा ज्वार भाटे जो होते हैं गहरे समय तक जो है पर वापस चली जाती हैं और कई समुद्री मित्र जैसे शंख, घोंगे आदि किनारे पर छोड़ जाती हैं। तो जब लहरें आती हैं तो अपने साथ बहाकर जो है समुद्री जीवों को लेके आती हैं, या मित्र नहीं है वही, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये मित्र शब्द नहीं है, ठीक है, ये मित्र नहीं है, इस मित्र के स्थान पर क्या है, जीव है। तो समुद्री जीव जो है, जीव आप यहाँ लिख सकते हो, जीव, ठीक है। तो जीव होते हैं तो उनको वो अपने साथ जो है बहाकर लाती हैं और समुद्र यहाँ तट पर छोड़कर वापस चली जाती हैं। तो ये इनका जो है आर्थिक महत्व होता है। इसके अलावा ज्वार भाटे के कारण जो है समुद्री जो जल है वो गति करता रहता है, जिससे वह गर्म जल रहता है और जमता नहीं है, ठीक है। और लहरों की वजह से क्या होता है, समुद्री जल है वो संचलित होता रहता है या गति करता रहता है। गति करने की वजह से वो कभी जमते नहीं है, इसीलिए समुद्र जो है वो पूरे वर्ष भर खुले रहते हैं। इंग्लैंड के सर्दियों के मौसम में न जमने का एक महत्वपूर्ण कारण ज्वार भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर अपने महासागरीय धाराओं को पढ़ा होगा तो उसमें भी है कि इंग्लैंड के जो तट हैं वो क्यों नहीं जलते हैं, गल्फ स्ट्रीम की वजह से नहीं जमते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्वार भी एक इसका कारण है, ठीक है, जिसकी वजह से तट है वो जमते नहीं हैं। आगे अपन चलें तो ज्वार भाटा समुद्री जल स्तर जो है उसको बढ़ाता और घटाता रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखें तो जो ज्वारीय धाराएं होती हैं वो ज्वारीय ऊर्जा का बहुत अधिक जो है स्रोत होती हैं या जोन होती हैं, जिससे कई विकसित देश जो है बड़े पैमाने पर काफ़ी हद तक जो है विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं और कुछ हद तक हमारा देश भारत भी इसका उत्पादन है वो कर रहा है। इसके अलावा मैंग्रोव वन में जो है प्रवाल या पोटेश जैसे पारिस्थितिकी तंत्र बढ़ाने में और उसको बनाए रखने के लिए भी जो है ज्वार है वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि समुद्री जल जो है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, मैंग्रोव वनों तक पहुँच जाता है और वहाँ विभिन्न प्रकार की जो भी कमियाँ हैं उन कमियों को पूरा करके उनको लंबे समय तक जीवित रखने का कार्य करता है, जिसकी वजह से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है वो सही प्रकार से कार्य करता रहता है और वो अपने साथ इनको बहाकर समुद्र में भी ले जाता है, जो मछलियों के खाने के लिए जो है भोजन के रूप में उनको मिल जाती हैं। तो इसके जो है बेनिफिट हैं। अब अपन बात करते हैं ज्वार भाटा जो है उसका नुकसान क्या है। तो मिट्टी के कटाव जो है वो बहुत होता है। तो ज्वार भाटे से मिट्टी का कटाव है वो होता है, यानी तट जो है उनका वो कटाव करती हैं, जिससे जो तट हैं वो धीरे धीरे असुरक्षित होते जा रहे हैं। इसके अलावा इन मामलों में जो है विनाश होता है। जहाँ ज्वार बहुत अधिक हो जाते हैं तो उनकी जो परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्र हैं वो बाढ़ आ जाता है। कई बार ज्वार जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, तो ऐसे में शहरों के अंदर या तटीय क्षेत्रों के अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। तो इसके अलावा अगर अपन और बात करें तो अब अपन बात करते हैं जो ज्वार और जो लहर हैं उनमें क्या अंतर होता है। देखो भाई, इसमें 3 गतियाँ हैं समुद्र जल की। एक तो है तरंग, एक है ये ज्वार और एक आपका है धाराएं। तो ये होती क्या है, देखो तरंग और लहरें एक ही होती हैं, ठीक है। तो इनके बीच में अंतर क्या है, तो अपन अंतर देखते हैं। तो निम्न अंतर इसमें बताए गए हैं। पहला, ज्वार की बात करें, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की परस्परम क्रियाओं के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जबकि तरंगें जो होती हैं वो हवा से पानी की सतह पर अधिक बल
जो है लगाती हैं, जिसके कारण लहरें या तरंगे वो हैं उठती हैं। ठीक है, तो इसके लिए जिम्मेदार हैं सूर्य और चंद्रमा ज्वार के लिए, जबकि लहरों के लिए हवा जिम्मेदार है। गहरे समुद्री क्षेत्रों में जो है ज्वाइन आमतौर पर संबंधित होते हैं, तो ज्वार जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गहराई तक चलते हैं और उनसे संबंधित हैं, महासागरीय गहराई से संबंधित होते हैं, जबकि लहरें आमतौर पर जो है समुद्र के क्षेत्रों में ही देखी जा सकती हैं, यानी सिर्फ ऊपर वाले भाग पर देखी जा सकती हैं, सतह के ऊपर देखी जा सकती हैं। और इसमें जो है प्रभाव जो रहता है गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो महत्वपूर्ण रहता है, जो समुद्र स्थल में वृद्धि और गिरावट जैसे जो ज्वार है वो पैदा करता है। इसकी बात करें तो लहर बनती हैं जब कई हवाएं और पानी के प्रभाव एक दूसरे के साथ परस्परम क्रिया करते हैं। तो ये हवा और पानी जब एक दूसरे के साथ क्रिया करेंगे तो इस वजह से जो है इन ज्वारों की लहरों या तरंगों की उत्पत्ति है वो होती है। तो ये कुछ अंतर आपके हैं। अब अपन बात करें विश्व के सबसे अधिक उच्च ज्वार कहाँ कहाँ आते हैं, तो ये आपके निम्नलिखित देशों में आते हैं। पहला आपका है बे ऑफ फड़ी, ठीक है, नोवा स्कोटिया, यहाँ पर जो है 12.9 मीटर ऊंचा ज्वार है जो है आता है। उसके बाद में उनगाना बे या क्यूबेक या कनाडा, ठीक है, यहाँ पर 12 से 12.5 मीटर के ज्वार आते हैं। उसके बाद में एवन माउथ यूनाइटेड किंगडम, जहाँ 12.3 मीटर ऊंचे ज्वार आते हैं। उसके बाद में ग्रानविले फ्रांस, ठीक है, तो यहाँ पर जो ज्वार आता है वो 11.4 मीटर का आता है। रियो ग्लेक्सो अर्जेंटीना, यहाँ पर 10.4 मीटर है। उसके बाद में कुक इंलैंड अलास्का यूएसए, यहाँ पर 9.2 मीटर ऊंचे ज्वार जो है वो आते हैं। ज्वार के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं यहाँ पर मैं निकाले हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है। बहुत कम बुक्स में ये चीज़ें मिलेंगी, तो इसलिए वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है। तो अपन बात करते हैं रोचक तथ्यों की। तो कनाडा का जो है न्यू ब्रांसविक और नोवो रिस्किया जो क्षेत्र है, इसके मध्य स्थित जो है फंडी की खाड़ी है, और यहाँ पर जूरी की ऊंचाई यानी ज्वार की ऊंचाई जो है वो लगभग 15 से 18 मीटर जो है वो होती है, ठीक है। दूसरी बात है, भारत के ओखा जो तट है उस पर मात्र 2.7 मीटर ऊंचा ही ज्वार उठता है, ठीक है। तो ये शायद विश्व का सबसे कम ऊंचाई वाला ज्वार है। दूसरा है इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित है साउथ केम्पटन, जो यहाँ पर प्रतिदिन दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 ज्वार आते हैं, ये विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वार आने वाला स्थान है, ठीक है। साउथ केम्पटन जो है वो आपका है कहाँ है, इंग्लैंड के दक्षिण तट पर स्थित है। इसके अलावा प्रवचन सिद्धांत जब ज्वार भाटे की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, तो प्रवचन सिद्धांत है वो इसकी व्याख्या करता है उसकी उत्पत्ति की। इसके अलावा ज्वार भाटा जो है उसकी उत्पत्ति से संबंधित संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ज्वार भाटे की से संबंधित जो है संबंधी संतुलन सिद्धांत जो है वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। प्रवचन जो सिद्धांत है वो अलग है। ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन लाप्लास ने किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ज्वार भाटा जो है उसकी उत्पत्ति जो है उससे संबंधित जो गतिक सिद्धांत है वो लाप्लास ने दिया था, ठीक है। संतुलन सिद्धांत किसने दिया, आइजैक न्यूटन ने दिया। गतिक सिद्धांत किसने दिया, लाप्लास ने दिया। समुद्र का वह जल स्तर जिस पर से सागर की लहरें उठती हैं वह फेज संकेत है, ठीक है। तो वो फेज संकेत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है वो समाप्त हुआ। नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।